Hello everyone, this is Seema here, your best friend from Blackboard Learners. In the previous video, I have explained most of the things about Rajput kingdoms, and now I'm going to explain administration of the Rajput kingdoms. So in first we will learn how the government were working there. Okay? So only a form of government known to Rajput chiefs was monarchy. वहाँ पर सिर्फ monarchy फेमस था, monarchy सिस्टम चलता था जिसमें कि एक राजा राज्य करता है, राजा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है जिसको सब फॉलो करते हैं. एंड द किंगशिप वॉज हेरिडिटरी, मतलब कि वंशानुगत थी. एक राजा, फिर उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ये वहाँ वंशानुगत किंगशिप चलती थी. अब हम देखेंगे फाइनेंस एंड रिसोर्सेज, किस तरह से फाइनेंस मैनेज होता था और क्या क्या रिसोर्सेज थे जिससे कि फाइनेंशियल कंडीशंस को कंट्रोल किया जाता था, उस फाइनेंस को मैनेज किया जाता था. तो वहाँ पर कई सारे अलग अलग सिस्टम थे और उनमें से मेन सिस्टम था जो कि लैंड रेवेन्यू था और ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पीजेंट्स, जो कि किसानों से उनकी ज़मीन पर लगाया जाता था. टैक्सेस ऑन दी गुड्स कैरीड बाय रोड और ऑन दी बोट्स और शिप, जो भी चीज़ें यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट होती थी उन पर भी टैक्स लगाया जाता था, चाहे वो शिप के थ्रू जाती हो या फिर वो रोड के थ्रू, रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू. और जो भी इनकम फ्रॉम दी माइंस ऑल्सो, ये भी मेन सोर्स था जो कि माइंस थी जिन पर भी टैक्स लगाया जाता था, और दैट वाज आल्सो दी सोर्स ऑफ इनकम. एंड इनकम फ्रॉम कैटल कीपर्स एंड आर्टिसंस, जो कि जानवरों को पालकर अपनी जीविका चलाते थे, उन पर भी टैक्स लगाया जाता था. जो आर्टिसंस थे जो कि अलग अलग आर्ट वर्क करते थे, उन पर भी टैक्स लगाया जाता था. तो ये सारे जो थे लैंड रेवेन्यू के, आई मीन रेवेन्यू कलेक्शन के मेन सोर्सेस थे. अब हम देखेंगे आइटम्स ऑफ एक्सपेंडिचर, किस तरह से मतलब ये टैक्स लिए जाते थे, वो किन किन चीज़ों में यूज़ होता था. तो these resources were used for the maintenance of the royal families and construction of temples and forts. जितने भी जो रॉयल फैमिलीज होती थी उनके जो खर्चे मेंटेन होते थे वो इन टैक्सेस के थ्रू होते थे. और जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता था, चाहे वो किसी बिल्डिंग का हो या फिर किसी टेम्पल का या फोर्ट्स का हो, जैसे बिल्डिंग में आ गया फोर्ट, तो ये इस तरह की चीज़ों का जब भी कंस्ट्रक्शन होता था तो वही पैसा जो टैक्स के थ्रू कलेक्ट किया गया है वो इसमें यूज़ किया जाता था. और उनको वॉर जब होता था, जैसे कभी युद्ध होगा, तो उसमें भी जो भी चीज़ें ज़रूरी होती थी, आर्मी के लिए जो भी ज़रूरत होती थी, वो सब इस टैक्स के थ्रू ही मेंटेन किया जाता था. अब हम देखेंगे इकोनॉमिक कंडीशंस, एजुकेशन, रिलीजन, आर्किटेक्चर एंड सोसाइटी. इसमें सबसे पहले हम इकोनॉमिक कंडीशंस देखेंगे कि किस तरह से इकोनॉमिक कंडीशंस को मेंटेन मैनेज किया जाता था. तो उस टाइम एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. उन लोगों का एग्रीकल्चर जो था वो मेन ऑक्यूपेशन था. उसके अलावा बहुत सारे क्राफ्ट वर्क थे जो कि डेवलप हुए इंडिया में. भारत में क्राफ्टमैन थे जो कि काफ़ी जैसे मैन्युफैक्चर करने लग गए थे, क्लॉथ ऑफ सिल्क, कॉटन, वूल, और दे वर वेरी गुड इन वुड वर्क ऑल्सो, एंड मेटल वर्क भी वो करते थे. और इस तरह से ये अपना इकोनॉमिक कंडीशंस को स्ट्रॉन्ग करने की पूरी कोशिश की जा रही थी. जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड था अमंग दी सामंतास, जो कि राजा के अपॉइंट किए लोग होते थे, इसका कोई खासा रिजल्ट नहीं हुआ, बल्कि राजा को लॉस होता था क्योंकि वो अच्छी तरह से स्टैंडिंग आर्मी, जो उनकी आर्मी थी, उसको अच्छी तरह से मेंटेन नहीं कर पाए थे किसी तरह. एंड जो ट्रेड सेंटर था वो एशिया और साउथ एशिया के बीच काफ़ी अच्छा एक जो लिंक बना हुआ था, ट्रेड लिंक, दैट वाज दे वर ट्राइंग टू मेंटेन. एंड द मेन आर्टिकल जो कि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे वो स्पीसीज थी, स्पाइसेस थे, और मेटल वर्क था, सिल्क, कॉटन, वुलन क्लोथ्स, ये सारी चीज़ें थी जो कि एक्सपोर्ट की जाती थी. और भारत में कुछ ऐसी भी चीज़ें थी जो कि हम इंपोर्ट करते थे. तो उसमें हाईब्रिड हॉर्सेस होते थे जो कि अरेबिया से इंपोर्ट किए जाते थे. तो इस तरह हमने क्या किया था, इकोनॉमी को मेंटेन करने के लिए कई सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश उस टाइम की जा रही थी.
अब जो एजुकेशन एंड लर्निंग था वो किस तरह का था, तो एजुकेशन को अगर हम कन्फाइन करें तो मोस्टली ऑफ ब्राह्मण्स जितने भी लोग थे दे वर दी अपर कास्ट पीपल, और यही लोग लोगों को शिक्षा देने का काम करते थे। स्कूल जो होते थे उस टाइम मंदिरों में या जो बड़े बड़े मठ होते थे उनमें चलते थे मोस्टली। एंड जो मेन सब्जेक्ट्स हुआ करते थे जो कि उस टाइम पढ़ाए जाते थे वो मैथमेटिक्स, ग्रामर, फिलोसफी और रिलीजियस टेक्स्ट हुआ करते थे। धर्म की भी चीज़ें सिखाई जाती थी। जो उस टाइम नालंदा एंड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी थी बिहार में, दैट वाज वेरी फेमस यूनिवर्सिटीज़ ऑफ दैट अर्ली मीडिएवल पीरियड। तो इस तरह से शिक्षा पर भी काफ़ी जोर दिया जाता था। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिलीजन। तो बुद्धिज्म तो जो था उस टाइम धीरे धीरे डिक्लाइन हो रहा था, और जो मोस्ट ऑफ द किंग्स थे दे वर फॉलोइंग हिंदू रिलीजन। वो हिंदू धर्म को फॉलो करना शुरू कर रहे थे, एंड वो शिवा, विष्णु, गॉडेस शक्ति, इनकी पूजा करना शुरू कर रहे थे। एंड जो जितने भी किंग्स थे वेरी टॉलरेंट टूवर्ड्स दी रिलीजन, बहुत ही ज़्यादा टॉलरेंट थे रिलीजन को लेकर। और जो भक्ति मूवमेंट्स थे दे वर ऑल्सो लेड बाई दी अलवार्स, जो कि वैष्णव संत थे, और नयनार्स जो कि शिवा सेंट्स थे। मतलब कि अलवार्स यानी कि वैष्णव धर्म के, वैष्णव विष्णु के फॉलोवर्स, और शिवा जो लोग थे, नयनार्स जो थे, शिवा सेंट्स जो थे, वो शिव के फॉलोवर्स थे। तो साउथ और नॉर्थ इंडिया में ये काफ़ी स्प्रेड हो रहे थे उस टाइम। तो इस तरह से धर्म का भी लोगों में काफ़ी मान्यता थी। आर्किटेक्चर की बात करेंगे तो आर्किटेक्चर में क्या था, बुद्धिज्म कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा डिक्लाइन तो हो रहा था, लेकिन लोगों के बीच फिर भी बंगाल और बिहार में कॉमन था, लोग मानते थे। और जो जैन धर्म था वो भी पॉपुलर हो रहा था लोगों के बीच, ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ के बीच वेस्टर्न इंडिया में। जैन धर्म था, जैसे जो दिलवारा टेम्पल है माउंट आबू में, ये सारे काफ़ी फेमस एग्जाम्पल्स हैं जो कि आज भी हमको देखने को मिलते हैं, जहाँ पर ब्यूटीफुल स्टैचूज़ एंड एंग्रेविंग्स हैं। तो क्या था, फेमस स्टैचू जो गोमटेश्वर जो फेमस स्टैचू है जो कि श्रवणबेलगोला में है, जो कि आज कर्नाटका में है। तो काफ़ी फेमस थी ये सारी चीज़ें जो कि आर्किटेक्चर के काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। और दूसरा अगर हम बात करें लिंगराज टेम्पल की जो कि भुवनेश्वर में है, तो दैट वाज आल्सो दी एक्सीलेंट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। मीन्स कि उस टाइम आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो काफ़ी फेमस मंदिर और टेम्पल्स थे, और जो कि उस टाइम आर्किटेक्चर के अच्छे एग्जाम्पल्स हुआ करते थे। आज भी हम उनको एज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्ट लेते हैं। अब हम बात करेंगे सोसाइटी की। तो सोसाइटी में क्या था, कास्ट सिस्टम जो था धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था, और जो फॉरेनर्स कुड बिकम हिंदूज एंड गेट ऑब्जर्व्ड इन आवर सोसाइटी। धीरे धीरे हमारी सोसाइटी में वो हिंदू होते जा रहे थे और इस सोसाइटी में मिक्स होते जा रहे थे। इस पीरियड में ज़्यादातर क्या था, ब्राह्मण्स जो थे वो अपने ट्रेडिशनल वर्क को छोड़ते जा रहे थे और कोई अदर ऑक्यूपेशन अडॉप्ट करते जा रहे थे। और जो क्षत्रिय लोग थे, जिनका कि हम मानते हैं कि उनका काम हुआ करता था सोसाइटी की रक्षा करना, वो भी क्या था, मर्चेंट्स जैसे व्यापार मर्चेंट्स के जो वर्क थे वो अडॉप्ट करते जा रहे थे, यानी कि मर्चेंट बनते जा रहे थे। मीन्स अपना ट्रेडिशनल वर्क छोड़कर कोई अदर ऑक्यूपेशन दे स्टार्टेड अडॉप्टिंग। तो धीरे धीरे सोसाइटी में क्या हो रहा था, गुर्जर प्रतिहारा जो थे, हरिश्चंद्र जो थे, हु वाज अ ब्राह्मण टुक टू दी प्रोफेशन ऑफ आर्म्स, मतलब उन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़कर अनदर प्रोफेशन दे अडॉप्टेड। तो मतलब कि ट्रेडिशनली जो चला आ रहा था उसको छोड़कर दूसरा ऑक्यूपेशन दे वर स्टार्टिंग अडॉप्टिंग। अब हम देखेंगे पोजीशन ऑफ वुमेन। इस टाइम में क्या पोजीशन थी वुमेन की, इसको कंपेयर करके देखेंगे। तो कंपैरेटिवली अगर हम अर्ली पीरियड से कंपेयर करें तो बहुत अच्छी नहीं थी उनकी पोजीशन। जो विडो रीमैरिज थी इसको डिस्करेज किया जाता था, मतलब इसको नहीं माना जाता था। सती प्रथा जो थी, चाइल्ड रीमैरिज जो थी, ये सारी चीज़ें वहाँ कॉमन थी। पॉलीगैमी थी जो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस में थी, यानी कि पॉलीगैमी इन द सेंस कि किसी इंसान की 2 शादियाँ होना। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर काफ़ी फेमस थी। और अगर दूसरे साइड देखें तो ऑन दी अदर हैंड स्वयंवर जैसी जो फैसिलिटीज़ थी वो भी वेमेन को दी जाती थी, मतलब दे वर फ्री टू चूज देयर हस्बैंड एज वन सिस्टम दैट इज़ नोन एज
स्वयंवरा। तो इस सिस्टम के थ्रू वो अपना हस्बैंड खुद चूज़ करने के लिए भी फ्री थी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें उनकी किसी पर्टिकुलर पोस्ट की, तो विलेजेस में कुछ वेमन ऐसी भी थी जिनको कि कुछ अच्छी पोस्ट पर अपॉइंट भी किया गया था। तो मतलब लगभग बैलेंस था कि एक तरफ उनको सती प्रथा जैसी चीज़ें फॉलो करना पड़ती थी, फेस करना पड़ती थी, दूसरी तरफ दे वर फ्री टू चूज देयर हस्बैंड इवन, एंड उनको कुछ ना कुछ पोस्ट भी दी जाती थी। तो कहीं कुछ अच्छा था और कहीं कुछ कम अच्छा था। This was, we can say, the position of the women in that period of time. अब हम देखेंगे टर्किश इन्वेशन, किस तरह से जो सक्सेस ऑफ द राजपूत अगेंस्ट द अरब्स इन 8th सेंचुरी, मतलब 8th सेंचुरी में अरब के अगेंस्ट जो सक्सेस राजपूतों को मिली, उससे वो इतना उसी में खो गए कि फिर आगे उन्होंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग पोजीशन को संभाल कर नहीं रखा। और दैट वाज लाइक दी उनके लिए ये एक इनसिक्योरिटी थी जिसमें कि वो खो गए, अनअवेयरनेस थी उनकी, जिसका कि फ़ायदा टर्क्स और अफगान लोगों ने उठाया। और फिर क्या हुआ, द टर्क्स वर अ ट्राइब फ्रॉम सेंट्रल एशिया, वो सेंट्रल एशिया के थे। और क्या हुआ, दे अलॉन्ग विद द अफगान्स केम इनटू इंडिया थ्रू द पासेस इन द माउंटेन ऑफ द नॉर्थ वेस्ट के पासेस से वो भारत में आए और धीरे धीरे इन लोगों पर अपना कैप्चर करना उन्होंने शुरू कर दिया। अब हम देखेंगे महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी जो था ये फर्स्ट टर्किश इन्वेडर था जिसने कि भारत में इन्वेड किया था फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न साइड। और इसने अपने 25 साल के टाइम में 25 ईयर्स में 17 टाइम्स रेड किया था भारत में। मतलब भारत को 17 बार इसने लूटने की कोशिश की थी और हर बार इसका एक ही मकसद होता था, धन लूट कर ले जाना, क्योंकि इसे पता था कि भारत का एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकली बहुत वीक है। तो इसलिए इसने हर बार उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहा और इसने कुछ कॉइन्स भी स्टार्ट किए थे जो कि सिल्वर कॉइन्स थे। एंड हिज मेन अटैक वर डायरेक्ट अगेंस्ट द रूलर्स ऑफ पंजाब। इसने सीधे पंजाब के राज्यों के अगेंस्ट स्टार्ट किया था, जो कि कांगड़ा, थानेसर, मथुरा, कन्नौज, कालिंजर, ये सारे राज्य थे जहाँ पर कि इसने अटैक करना शुरू किया। ही इवन अटैक सोमनाथ टेम्पल, जो सोमनाथ टेम्पल था उस पर भी इसने सिर्फ धन लूटने के लिए आक्रमण किया। तो ज़्यादातर इसका मकसद होता था मंदिरों में लूटपाट करके और धन को लूट कर ले जाना। अभी हम देख रहे थे महमूद ऑफ गजनी। अब हम समझेंगे मोहम्मद गौरीज इन्वेशन। ओके, सो मोहम्मद गौरी जो था वो बहुत छोटे से किंगडम से आया था, किंगडम ऑफ गौरी, जो कि अफ़गानिस्तान में है। और इन 1173 ही कैप्चर्ड गजनी और फिर वापस चला गया था भारत की तरफ। एंड और उसका एम था दैट वाज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सब क्या करना चाहते थे, भारत में इन्वेड करते थे धन के लिए, लेकिन ये भारत में सिर्फ धन के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत को अपने अंडर कंट्रोल लेने के लिए, पूरे भारत को कॉन्कर करने के लिए इसने इन्वेशन किया था। इसका जो फर्स्ट इन्वेशन था वो मुल्तान के अगेंस्ट था और इसने 1179 में पेशावर को कैप्चर भी किया। 1191 में मुल्तान, सिंध और लाहौर जो छोटे छोटे पार्ट्स थे उनको इसने क्या किया, अपने एम्पायर में मिला लिया, बिकम पार्ट्स ऑफ द एम्पायर ऑफ मोहम्मद गौरी। फिर क्या हुआ, जैसे इसने क्रॉस किया पंजाब, इसको पृथ्वीराज चौहान ने वहाँ रोकने की कोशिश की। एंड राजपूत, जो कि राजपूत रूलर थे दिल्ली और अजमेर के, इन द फर्स्ट बैटल ऑफ तारिन, फर्स्ट बैटल जो हुआ था तारिन में 1191 में, उसमें क्या था, मोहम्मद गौरी वॉज डिफीटेड, मोहम्मद गौरी हार गया था। लेकिन बाद में फिर इसने क्या किया, वापस से अटैक किया टू टेक रिवेंज 1192 में, और फिर पृथ्वीराज को इसने कैप्चर कर लिया, जबकि उन्होंने एक संधि भी ऑफर की थी राजपूत चीफ को। लेकिन फिर भी इसने क्या किया, उनको कैप्चर कर लिया। और बाद में जो जयचंद थे, जयचंद जो कि कन्नौज के रूलर थे, अगर वो इनको हेल्प करते, उन्होंने इनका जो प्रपोजल था उसको रिफ्यूज़ कर दिया और इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो पृथ्वीराज चौहान थे वो कैप्चर कर लिए गए, ही वॉज डिफीटेड एंड वॉज किल्ड।
रिमार्केबल सक्सेस मोहम्मद गौरी रिटर्न टू गजनी, और फिर गजनी लौट गया वापस ये। अब यहाँ पर क्या हुआ, इसने अपने एक इंचार्ज को जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक था उसको वहाँ पर इसने छोड़ दिया था, जो कि आगे और आगे अपने राज्य को बढ़ाता रहा। उसने 1194 में गौरी ने जयचंद को भी हरा दिया, और जो कि कन्नौज के राजा थे, एंड बैटल ऑफ चंदावर जो जहाँ हुआ था, जो उसमें इन्होंने जयचंद को भी हरा दिया, जो कि कन्नौज के राजा थे। फिर क्या हुआ, वापस लौट गया गजनी, मोहम्मद रिटर्न टू गजनी, गजनी वापस लौट गया मोहम्मद, और उसके बाद फिर 3-4 ईयर्स तक यूटिलाइज़ किया उसने। ऐबक जो था वहाँ पर वो कॉन्कर करता रहा अलग अलग राज्यों को, अपने राज्य में अलग अलग टेरिटरीज़ को, जैसे मथुरा, ग्वालियर, बुंदेलखंड, इन राज्यों को भी, मालवा, इन राज्यों को भी अपने राज्य में वो मिलाता रहा। फिर दूसरा जो इनका जनरल था वो था गौरी का, मोहम्मद गौरी का जो एक और जनरल था जो जिसका की नाम था बख्तियार खिलजी। उसने बंगाल और बिहार राज्यों को भी अपने अंडर कंट्रोल कर लिया था, कैप्चर कर लिया था, और थोड़े से शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के लिए ही ये नदर्न इंडिया में अपना कंट्रोल रख पाया। उसके बाद फिर मुस्लिम इन्वेडर वहाँ पर आ गए। जब हम अगर बात करें 1206 की, तो मोहम्मद जो गौरी था वो मार दिया गया, उसको खोखर जाट ने मारा था 15 मार्च को 1206 में। और बाद में फिर उसके जो एम्पायर था पास्ट इनटू द अदर हैंड्स, जो अदर जनरल्स थे उनके हाथों में चला गया। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, गजनी ही वाज सक्सीडेड बाय अलाउद्दीन, फिर अलाउद्दीन ने उनको कैप्चर कर लिया, हु वाज आल्सो दी सून डिस्प्लेस्ड बाय अनदर जनरल, जिसको कि फिर दूसरे जनरल ने कैप्चर कर लिया। और फिर बाद में इन इंडिया ही वाज सक्सीडेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन के ऐबक के थ्रू वो जनरल भी हरा दिया गया। और बाद में क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही एक न्यू डायनेस्टी को फाउंड किया, जो कि स्लेव डायनेस्टी के नाम से आगे जिसने एडमिनिस्ट्रेट किया। Now in this slide we will know about the causes of the success of Muhammad Ghori and महमूद गौरी एंड मोहम्मद गजनी की सक्सेस के क्या रीजंस थे, दैट वी विल ट्राई टू नो। तो इसमें क्या था, राजपूत जो थे वो बहुत ज़्यादा उनको ये रियलाइज़ नहीं हो पाया कि अगर हम पॉलिटिकली यूनाइटेड रहेंगे तब हमारी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उनके पास क्या था, कहीं ना कहीं दे वर वेस्टिंग देयर टाइम एंड एनर्जी इन फाइटिंग विद म्यूचुअल फाइट्स। आपस में ही लड़ने में वो इतना बिजी थे कि वो प्रॉपरली समझ ही नहीं पाए, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अपने अंडर कंट्रोल प्रॉपरली ले ही नहीं पाए। दूसरी चीज़ क्या थी, उनकी आर्मी में जो हॉर्सेस थे दे वर वेरी स्विफ्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट मूवर थे, जबकि उसके इन प्लेस हमारे यहाँ पर क्या था, स्लो मूवर्स एलिफेंट्स थे जो कि स्लो मूवर्स हैं। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं इनको सक्सेस मिली, क्योंकि उनके पास एक एक चीज़ प्लान थी और कहीं ना कहीं उस चीज़ों में हम पीछे थे। होप यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। आपकी समझ आया होगा ये चैप्टर। कहीं भी अगर आपको कोई डाउट लगता है दैन यू सेंड योर क्वेरीज, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, एंड आई होप कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। अभी हमने कुछ मैथ्स के भी वीडियोस स्टार्ट किए हैं आपके लिए, तो होप कि आपको अच्छा लगेगा। आपकी परेशानियां जो मैथ और अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं वो रिमूव हो पाएंगी। And very soon we are just trying to make you some more videos, trying to bring you some more important videos related to your particular subject. So stay tuned. Thank you. Last but not the least, these are your choices. Like, share, subscribe, comment, press the bell icon. और अगर आपको अच्छा लगता है आप हमें पर्सनली फ़ोन करके भी बता सकते हैं। Thank you so much. Hema Sharma, your best friend from Blackboard Learners.